हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल दीपक सर मैथ्स एंड डाउटनेट पर। सो नाउ स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। देखिए बच्चों, आप सब ने 10वीं क्लास में दो चरों के रैखिक समीकरण निकाय के बारे में पढ़ा था। अच्छा, 10वीं क्लास में आपने समीकरण निकाय के बारे में पढ़ा था कि समीकरण निकाय कितने प्रकार के होते हैं। वहां पर आपको बताया गया होगा कि समीकरण निकाय दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के बेटा? दो प्रकार के। पहला है संगत निकाय। क्या होता है संगत निकाय? तो वह निकाय जिसके हल विद्यमान होते हैं संगत निकाय कहलाता है। ठीक है, और असंगत निकाय, असंगत निकाय, सो वह निकाय जिसके हलों का अस्तित्व नहीं होता है असंगत निकाय कहलाता है। ठीक है बेटा, जिसके हल विद्यमान होते हैं वो तो होता है संगत निकाय, और जिसके हलों का अस्तित्व नहीं होता उसे हम असंगत निकाय कहते हैं। ये बेटा आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था, है ना। अच्छा, इसके अलावा 10वीं क्लास में बच्चों आपने दो चरों के रैखिक समीकरण निकाय का हल भी ज्ञात करना सीखा था। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई दो चरों का रैखिक समीकरण निकाय है, 2x + 3y = 7 एंड 3x - y = 2। ठीक है, बराबर में 5 लिख लो यहां पर। चलो, ये हमारे पास दो चरों का रैखिक समीकरण निकाय दिया गया है। अच्छा बच्चों, मुझे इसका हल बताइए, क्या होगा इसका हल? बताइए बेटा, इसका बच्चों हल क्या होगा? आप सबने बेटा 10वीं क्लास में दो चरों के रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना सीखा था। सर एक बार आप यूपी बोर्ड के मैथ का चैप्टर बता दो। ठीक है बेटा, इसके लिए मैं सैटरडे को आपके लिए एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको इस साल का यूपी बोर्ड का मैथ्स का सिलेबस बताऊंगा। वो वीडियो आपको सैटरडे को मिल जाएगी, शनिवार को मिल जाएगी। ठीक है, ओके। चलिए बताइए बेटा, यहां पर x और y के मान क्या होंगे? इस दो चरों के रैखिक समीकरण निकाय का हल क्या होगा, इसके बारे में मुझे बताइए। बताओ भाई, जल्दी से सॉल्व करके बताओ यार, 10वीं क्लास की चीज है बेटा। बताइए जल्दी से, क्या होगा इस दो चरों के रैखिक समीकरण निकाय का हल? वही बेटा बिहार बोर्ड का भी होगा, वही बिहार बोर्ड का भी होगा। ओके, बताओ जल्दी से बताओ यार, इतना टाइम क्यों लग रहा है? इस दो चरों के रैखिक समीकरण निकाय का हल क्या होगा?
भाई कितना सिंपल है, यहां पर 3 का गुणा कर दो तो ये हो गया 3 तिया 9x माइनस 3y बराबर 15। ये हो गया 2x प्लस 3y बराबर 7। ठीक है, जोड़ोगे तो 9 और 2 11x बराबर 15 और 7 22 हो जाएगा। तो x का मान आ जाएगा 2। किसी भी समीकरण में रखोगे तो y का मान आ जाएगा 1। तुम्हारे हल क्या आ गए, x बराबर 2 y बराबर 1। ये बेटा हमारे हल आ गए। ठीक है, तो ये तो बच्चों हमने विलोपन विधि द्वारा हल कर लिया। ठीक है, विलोपन विधि से ये तो हमने हल कर लिया। बट मान लो कि मैं आपको 3 चरों का कोई रैखिक समीकरण निकाय दे दूं, जैसे मैंने दे दिया आपको 2x प्लस वाई प्लस 3z बराबर 8, x प्लस वाई प्लस z बराबर में 5, 3x प्लस 2y प्लस 2z बराबर में 9। मान लो ये मैंने आपको दे दिया, मान लो यहां पर 11 कर दिया। ठीक है, 9 की जगह 11 कर दिया। अब मैं आपसे कहूं बताओ एक्स वाई जेड के मान क्या होंगे, तो आप कहोगे सर इसका हल कैसे ज्ञात करें, इसका हल ज्ञात करना तो हमें आता ही नहीं है। ठीक है, तो फिर आप कुछ कार्यस्थानी लगाओगे, कैसे तैसे करके आप एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करोगे। ठीक है, बट वो तरीका बहुत टफ होगा बेटा। तो क्या किया जाए फिर ऐसे केस में, ऐसे केस का हल करने के लिए बेटा फिर हम सारणिक तथा आव्यूह की मदद लेते हैं। अब किस तरीके से मदद लेते हैं ये मैं आपको बच्चों इस टॉपिक के अंतर्गत समझाने वाला हूं। ओके, तो ध्यान से आप सब समझिएगा कि कैसे हम 2 तथा 3 चरों के रैखिक समीकरण निकाय का आव्यूह विधि से हल ज्ञात करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं 2 चरों का एक रैखिक समीकरण निकाय लेता हूं। मान लो बेटा हमारे पास है a1x प्लस b1y बराबर c1 एंड a2x प्लस b2y बराबर में c2। ये मेरे पास 2 चरों का एक रैखिक समीकरण निकाय है। ठीक है, अच्छा बच्चों, क्या हम इसको आव्यूह रूप में परिवर्तित कर सकते हैं? याद करो बेटा, जब मैंने आपको आव्यूह स्टार्टिंग में समझाया था तब मैंने इसे आव्यूह रूप में परिवर्तित करना भी बताया था। इसको देखो आव्यूह रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं आव्यूह a1 b1 a2 b2। इस आव्यूह को गुणा करेंगे हम आव्यूह x y के साथ और यह बराबर हो जाएगा c1 c2। तो हम 2 चरों के रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो, a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बेटा ये जो आव्यूह बना, ये आव्यूह किन से मिलकर के बना हुआ है? ये चरों के गुणांकों से मिलकर बना हुआ है। भाई a1 x का गुणांक है, b1 y का गुणांक है, a2 x का गुणांक है, b2 y का गुणांक है। तो ये गुणांकों से मिला हुआ आव्यूह है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा गुणांक आव्यूह। इसे हम गुणांक आव्यूह कहते हैं और इसको हम कैपिटल A से व्यक्त करते हैं। यहां पर ये आव्यूह क्या है, यहां पर एक्स वाई क्या है, चर है, तो इसे हम बेटा चर आव्यूह कहते हैं और इसको हम x से व्यक्त करते हैं। और ये क्या है, c1 c2 क्या है यहां पर, अचर, तो ये इसे हम अचर आव्यूह कहते हैं और इसको बेटा हम b से व्यक्त करते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये हमारे पास यहां पर बन जाएगा ax बराबर b। क्या बन गया बेटा यहां पर, ये हमारे पास बन चुका है ax बराबर b।
इस फॉर्म में बेटा ये बन चुका है। ठीक है, 2 गुणा 2 कोटि का दो चरों का रैखिक समीकरण निकाय है ये। ठीक है, क्या है बेटा ये 2 चरों का रैखिक समीकरण निकाय। क्या डाउट है बेटा आपके, बताइए आपके डाउट क्या है। क्लियर। अच्छा, सेम ऐसे मान लो हमारे पास 3 चरों का रैखिक समीकरण निकाय हो तो उसको कैसे हम आव्यूह रूप में परिवर्तित करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो हमारे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। ये बेटा हमारे पास 3 चरों का रैखिक समीकरण निकाय है। अब इसको भी हम आव्यूह रूप में परिवर्तित करते हैं तो देखिए क्या बनेगा। ये बेटा हमारे पास बन जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है, यहां पर गुणा होगा x y z बराबर यहां पर हो जाएगा d1 d2 d3। ये बेटा यहां पर बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये आव्यूह चरों के गुणांकों से बना हुआ आव्यूह है तो इसको हम गुणांक आव्यूह बोलेंगे। इसको बेटा हम a से दर्शा देंगे। ये बन गया a आव्यूह। ये चरों का आव्यूह है तो ये हो गया x, ये अचरों का आव्यूह है तो ये हो गया b। तो यहां पर भी बेटा हम ax बराबर b लिख सकते हैं। ओके, इसका मतलब हम 2 या 3 या इससे अधिक चरों के रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में परिवर्तित कर सकते हैं इस तरीके से। ये चीज क्लियर हो गई आपको। बताइए बेटा मुझे, देखो एक एक कदम आगे बढ़ाते चलना है। एकदम से यदि आप सोचोगे कि मैं ऊंची छलांग लगा लूं तो बेटा आपके गिरने के चांस भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसलिए धीरे 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 कदम बढ़ाए चलिए। मैथ्स में किसी कंसेप्ट को अच्छे से समझने का तरीका भी बेटा यही होता है कि आप एक एक स्टेप को ध्यान से समझते हुए जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे हम 2 तथा 3 चरों के रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में परिवर्तित करते हैं। फिर इसके बाद हम हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहले ये बताइए कि ये समझ में आ गया सभी को। क्वेश्चन भी लेंगे बेटा, क्वेश्चन भी लेंगे। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा दूं उसके बाद। ओके, चलिए क्लियर है चीज, क्लियर। अब चलते हम आगे। देखो हमारे पास बन चुका है ax बराबर b, ax बराबर b हमारे पास आ चुका है। अब मुझे चाहिए ये x आव्यूह ताकि मैं x y z के मान ज्ञात कर सकूं। मुझे x आव्यूह ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे। यहां पर बेटा सबसे पहले हम a इनवर्स का पूर्व गुणन करेंगे तो a इनवर्स ax बराबर हो जाएगा a इनवर्स b के। a इनवर्स a i के बराबर होगा तो i x बराबर a इनवर्स b हो जाएगा। सो यहां से x बराबर आ जाएगा a इनवर्स b के। अब किसी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाई दिया था। तो ऐसे बेटा हम x ज्ञात करते हैं। x बराबर a इनवर्स b हो जाएगा। अब यहां पर a इनवर्स क्या होगा तो a इनवर्स बराबर होगा 1/a का सारणिक गुणा एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, तो ऐसे बेटा हम 2 तथा 3 चरों के रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करते हैं। ओके, अच्छा अब यहां पर भी बच्चों हमारे केस बनते हैं।
यहां पर पहला केस बनता है केस नंबर फर्स्ट, कि यदि ए का सारणिक नॉट इक्वल टू 0 हो। तो देखो बच्चों, आप लोगों ने 10वीं क्लास में रैखिक समीकरणों के निकाय के हलों की संख्या का एक कंसेप्ट पढ़ा होगा। वहां पर आपने देखा होगा कि किसी समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होते हैं, किसी का कोई हल नहीं होता, किसी के अनंत हल होते हैं। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगी, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओके, तो यदि ए के सारणिक का मान नॉट इक्वल टू 0 हो तो निकाय संगत होगा व अद्वितीय हल होंगे। कैसे हल होंगे बेटा? अद्वितीय हल होंगे यदि ए के सारणिक का मान नॉट इक्वल टू 0 है उस केस में। ठीक है, निकाय संगत होंगे, अद्वितीय हल होंगे। कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले की सहायता से। ठीक है, अच्छा, अब आ जाओ केस नंबर 2 पर। केस सेकंड। अब केस सेकंड है कि यदि ए का सारणिक बराबर है 0 के। अब उस केस में तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, तो अब एक्स कैसे निकालोगे फिर उस केस में? अब बेटा यहां पर भी हमारे 2 केस बनते हैं। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट, केस ए नाम दे देता हूं। अब मान लो आपने निकाला ए के सारणिक का मान और वो आ गया 0 के बराबर। ठीक है, तो उस केस में फिर आप निकालोगे एडजॉइंट ऑफ ए गुणा बी। ठीक है, यदि एडजॉइंट ऑफ ए गुणा बी ये बराबर है 0 के, तो निकाय संगत होगा व अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे बेटा? अनंत हल होंगे, काफी हल हो जाएंगे। ठीक है, यदि एडजॉइंट ऑफ ए गुणा बी बराबर हो जाए 0 के, कब? जब ए के सारणिक का मान बराबर हो 0 के, तब तो निकाय संगत होगा व अनंत हल होंगे। और केस बी कि यदि एडजॉइंट ऑफ ए गुणा बी ये नॉट इक्वल टू हो 0 के, तो निकाय असंगत होगा व कोई हल नहीं होगा, ठीक है बेटा? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आप ए अवयव ज्ञात करोगे, फिर उसके सारणिक का मान निकालोगे। अब यदि वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तब तो निकाय संगत हो जाएगा, वह अद्वितीय हल हो जाएंगे। बट इन केस यदि वो इक्वल टू 0 आ जाता है तो उस केस में हम एडजॉइंट ऑफ ए गुणा बी निकालेंगे। अब यदि ये बराबर 0 आता है, शून्य अवयव के बराबर आता है, तो निकाय संगत होगा, वह अनंत हल होंगे। यदि बराबर शून्य के नहीं आता है तो निकाय असंगत होगा, वह कोई भी हल नहीं होगा। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके। चलिए बेटा, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारे पास उदाहरण है, यहां पर देखो हमें समीकरण निकाय दिया गया है, मुझे इसको हल करना है। ठीक है, देखो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले बेटा हम आव्यूह रूप में परिवर्तित करेंगे, तो इसका आव्यूह रूप बन जाएगा 2, 5, 3 तो गुणा x y बराबर 1, 7। ये बेटा हमारे पास आव्यूह रूप बन गया। यहां पर a आव्यूह ये है, x ये है, b आव्यूह ये है। ठीक है, सो यहां पर a आव्यूह क्या हो गया? a आव्यूह बेटा हमारे पास हो गया यहां पर 2, 5, 3, 2। ये बेटा a आव्यूह बन चुका है। ठीक है,
अब यहां पर पहले हम a के सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। तो a का सारणिक देखिए क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा सारणिक 2 5 3 2, ये बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस में 3 पंजे 15। तो a का सारणिक बराबर होगा माइनस के 11 के। a का सारणिक बेटा माइनस 11 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 है, अतः निकाय संगत होगा, वह अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो बेटा, मैंने आपको बताया कि x बराबर होगा a इनवर्स b के। अब पहले हम निकालेंगे a इनवर्स। अब a इनवर्स क्या होगा, ये बराबर होगा 1/a का सारणिक गुणा एडजॉइंट ऑफ a के। अब हम इस आव्यूह a का सहखंडज आव्यूह ज्ञात करेंगे। अब आव्यूह a 2 गुणा 2 कोटि का आव्यूह है, तो इसका सहखंडज तो हम ट्रिक की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। देखो एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा भाई, इनका तो स्थान बदल दो, तो 2 की जगह 2, 2 की जगह 2, इनके चिन्ह बदल दो, तो हो गया -5 -3। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ a। यहां से a इनवर्स हो जाएगा, a इनवर्स बराबर में 1/-11 एडजॉइंट ऑफ a 2 -5 -3 2। ये हमारे पास a इनवर्स आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे पास a इनवर्स। ओके, अब x बराबर है a इनवर्स b के, तो बस अब यहां पर मान रख दो, x बराबर a इनवर्स b। x क्या है बेटा, x आव्यूह है xy बराबर a इनवर्स -1/11 आव्यूह 2 -5 -3 2। एंड बी आव्यूह क्या है, यहां पर बी आव्यूह हमारे पास है 1 7। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो हो गया एक्स वाई बराबर -1/11। इन दोनों आव्यूह का हम आपस में गुणा करते हैं। तो पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से होगा, 2 × 1 = 2, 2 में से 35 गए, -33। यहाँ -3 + 14, 14 में से 3 गए तो 11 हो जाएगा। -1/11 के अंदर गुणा कर देंगे तो ये बन गया एक्स वाई बराबर, माइनस से माइनस गया, 11 × 3 = 33, यहाँ पर हो जाएगा -1। ये बेटा यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम तुलना करेंगे। सो तुलना करने पर देखिए, तुलना करने पर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 3, y बराबर हो जाएगा -1। ये बेटा हमारे पास x और y के मान आ जाएंगे। ये बेटा नवा लेक्चर है सारणिक का। क्लियर? ऐसे बेटा आपको 2 चरों के रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि द्वारा हल करना है। अब आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो क्रॉस चेक करने के लिए आप x और y के मान को यहाँ पे रख के देख सकते हो। 6 में से 5 गए तो 1 बच गया, बाकी 3 × 9, 9 में से 2 गए तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हो गया 3, y बराबर हो गया -1। ऐसे बेटा आपको ये वाला प्रश्न हल करना था। 2 चरों के रैखिक समीकरण निकाय का हल हम ऐसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए इसके बाद चलते हैं बेटा हम अगले उदाहरण पर। अब अगला उदाहरण है, यहां पर आपको 3 चरों का एक रैखिक समीकरण निकाय दिया गया है, आपको इसे आव्यूह विधि से हल करना है। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम इस दिए गए समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में परिवर्तित करेंगे। देखिए ध्यान से समझिए बेटा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चंस में आपको सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो भी करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम
दिए गए समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में परिवर्तित करेंगे। तो इसे भी हम आव्यूह रूप में बदलेंगे। आव्यूह रूप में क्या हो जाएगा, ये होगा यहां पर 3 - 2 3, 2 1 -1 4 -3 2। इसका गुणा होगा x y z के साथ, बराबर में यहां हो जाएगा 8 1 4। ठीक है, तो ये अगेन ax बराबर b बन गया। ठीक है बच्चों, ax बराबर b बन गया। बेटा मेरी क्लास होती है डेली शाम को 6 बजे। ओके, चलिए ये ax बराबर b बेटा हमारे पास बन गया। ओके सुमित बेटा, मैं भी डेली की डेली कर दिया करूंगा। क्लियर, ये हमारे पास हो गया। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, x, तो x बराबर होगा a इनवर्स b के। अच्छा, a इनवर्स ज्ञात करने से पहले हम इस आव्यूह a के सारणिक का मान निकालते हैं कि इसके सारणिक का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो a के सारणिक का मान क्या होगा, ये बेटा यहां पे निकालते हैं। a का सारणिक बराबर हो गया सारणिक 3 - 2 3 2 1 -1 4 -3 2, ये बराबर हो जाएगा। पहली पंक्ति के अंदर से प्रसार कर देता हूं, तो 3 गुणा सारणिक 1 -1 -3 2 -+ 2 सारणिक पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ गया, तो गया 2 -1 4 2, फिर प्लस के 3 सारणिक 2 1 4 -3। मान ज्ञात करेंगे बेटा, तो क्या 3 गुणा 2 एकम 2 माइनस प्लस के 3, तो 2 - 3 हो जाएगा। फिर प्लस के 2 गुणा, यहाँ पर हो गया 2 दूनी 4 माइनस प्लस के 4, फिर प्लस के 3 गुणा, यहाँ हो गया माइनस के 6 माइनस के 4 माइनस के 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, देखो 2 में से 3 गए, माइनस का 1, तो हो गया माइनस के 3, 4 4 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस के 30 हो जाएगा, तो ये माइनस के 17 हमारे पास आ जाएंगे। माइनस के 17 हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास a के सारणिक का मान आ गया। अब यहाँ पर देखो a का सारणिक का मान नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इस निकाय के अद्वितीय हल होंगे, वह निकाय संगत होगा। ठीक है, अच्छा अब ज्ञात करेंगे हम a इनवर्स। अब बेटा a इनवर्स क्या होगा, तो a इनवर्स बराबर होगा 1/a का सारणिक गुणा एडजॉइंट ऑफ a का सारणिक तो आ चुका, अब मुझे a का सेकंडज आव्यूह ज्ञात करना है। ओके, अब हमें a का सेकंडज आव्यूह निकालना है। अब किसी आव्यूह का सेकंडज आव्यूह कैसे ज्ञात करते हैं, ये मैंने आप सभी को पिछली क्लास में सिखा दिया था। इसके लिए हम इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव के सबसे पहले उपसारणिक निकालेंगे, फिर सेकंड निकालेंगे, फिर जाकर के सेकंडज आव्यूह निकलता है। तो हम आव्यूह a के उपसारणिक निकालते हैं सबसे पहले प्रत्येक अवयव के। तो a आव्यूह क्या है यहाँ पर, यह 3 - 2 3 2 1 -1 4 -3 2। प्रत्येक अवयव के उपसारणिक निकालते हैं। देखिए M11 क्या होगा, ये हो जाएगा सारणिक 1 -1 -3 2, तो 2 -3 ये हो गया -1 के बराबर। M12 बराबर सारणिक पहली पंक्ति गई दूसरे स्तंभ गया, तो हो गया 2 4 -1 2, तो 4 + 4 ये हो जाएगा 8 के बराबर। फिर M13 पहली पंक्ति गई तीसरे स्तंभ गया, तो हो गया 2 4 1 -3, तो -6 -4 -10 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद M21 ये बराबर हो जाएगा सारणिक
अब की बार दूसरी पंक्ति गई, पहला स्तंभ गया तो हो गया -2 3 -3 2। ओके, तो हो गया -4 माइनस माइनस प्लस के 9, 9 में से 4 गए तो 5 बच जाएगा। फिर M22 दूसरी पंक्ति गई, दूसरा स्तंभ गया तो ये बच गए 3 3 4 2। तो 3 दूनी 6, 6 में से 12 गए माइनस का 6 हो जाएगा। फिर M23 दूसरी पंक्ति गई, तीसरे स्तंभ गया तो 3 -2 4 -3 हो जाएगा। तो हो गया माइनस के 9 प्लस के 8 माइनस के 1 हो जाएगा। फिर M31 तीसरी पंक्ति गई, पहला स्तंभ गया तो ये बच गया -2 3 1 -1। तो हो गया 2 2 में से 3 गए माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, M31 आ गया। फिर M32 अब तीसरी पंक्ति गई, दूसरा स्तंभ गया तो 3 3 2 -1। तो क्या -3 -6 माइनस के 9 हो जाएगा। एंड लास्ट M33 ये होगा सारणिक 3 -2 2 1। तो हो गया 3 3 + 4 7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्रत्येक अवयव के उपसारणिक आ गए। अब सेकंड लिखेंगे। सो A11 बराबर होगा M11 के, ये -1 हो जाएगा। A12 बराबर -M12 होगा, ये -8 हो जाएगा। A13 M13 के बराबर होगा, -10 हो जाएगा। A21 -M21 होगा तो ये -5 हो जाएगा। A22 M22 के बराबर होगा, ये -6 हो जाएगा। A23 -M23 के बराबर होगा, ये 1 हो जाएगा। A31 M31 के बराबर होगा, ये -1 हो जाएगा। A32 -M32 के बराबर होगा, ये 9 हो जाएगा। A33 M33 के बराबर होगा तो ये 7 हो जाएगा। अब यहाँ से एडजॉइंट ऑफ A देखिए क्या होगा, इनसे बने आव्यूह का परिवर्त। तो ये होगा -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7। ये बेटा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो A इनवर्स क्या होगा। तो A इनवर्स बराबर होगा 1/A का सारणिक कितना है -17, और एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास आ गया -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। तो ये बेटा हमारे पास A इनवर्स आ चुका है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि X बराबर होता है A इनवर्स B के बराबर। तो X की जगह पर हो जाएगा X Y Z। A इनवर्स की जगह -1/17 और आव्यूह -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। और देखिए बेटा B आव्यूह यहां पर क्या है, क्या है बेटा B आव्यूह? B आव्यूह हमारे पास ये है 8 1 4 8 1 4। ठीक है, अब यहां पर हम इन दोनों आव्यूह का आपस में गुणा करेंगे। देखिए गुणा करने पर क्या बनेगा, तो हो गया X Y Z बराबर ये है -1/17। यहां गुणा करिए, देखिए क्या होगा। पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से होगा तो -8 -5 -13 -4 -17 हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर -64 6 -70 +36 तो -34 हो जाएंगे। यहां पर -80 +1 +28 +29 -80 तो -51 हो जाएंगे। -1/17 का अंदर गुणा कर देंगे, सो ये बनेगा X Y Z बराबर में ये हो जाएगा 1 2 3। इसके बाद तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर हमारे पास X बराबर 1 Y बराबर 2 Z बराबर 3 आ जाएगा।
सो ऐसे बच्चों आपको 3 चरों के रैखिक समीकरण निकाय का आव्यूह विधि द्वारा हल ज्ञात करना है। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है सभी को? बताइए बच्चों मुझे, x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3, ये बेटा हमारा हल होगा। हो सकता है अभी बच्चों को क्वेश्चन करने में थोड़ी दिक्कत आए, बट बेटा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपका कंसेप्ट और स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन आपकी किताब में दे रखे हैं, आप उन क्वेश्चंस को खुद से करिएगा। सर आ गया कंसेप्ट समझ में, क्या बात है, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बेटा कुछ विशेष है क्योंकि ये है एक भाषा संबंधी प्रश्न। यहाँ पर कहा गया कि 3 संख्याओं का योग 6 है, यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें तो हमें 11 प्राप्त होता है। पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने पर हमें दूसरी संख्या का दुगना प्राप्त होता है। इसका बीजगणितीय निरूपण कीजिए और आव्यूह विधि से हल ज्ञात कीजिए। चलो भाई करते हैं। मान लो बेटा 3 संख्या हमारे पास x, y एंड z है। अब कहा गया कि 3 संख्याओं का योग 6 है, तो पहली बन जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6। ये बेटा हमारे पास पहला समीकरण बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे कहा गया है यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके, तीसरी संख्या z है इसको 3 से गुणा कर दिया, ठीक है भाई, दूसरी संख्या में जोड़ दें, दूसरी संख्या y है उसमें जोड़ दिया तो हमें 11 प्राप्त होता है, तो ये बराबर में 11 हो गया। ये बन गया हमारे पास दूसरा समीकरण। ठीक है, इसके बाद कहा गया है पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने पर, पहली संख्या x है, तीसरी संख्या z है, इनको जोड़ने पर हमें दूसरी संख्या का दुगना प्राप्त होता है, तो ये बराबर हो जाएगा 2y के। ये हमारे पास तीसरा समीकरण हो जाएगा। तो इस हमें कहा गया था कि इसका बीजगणितीय निरूपण कीजिए, तो ये हमने बीजगणितीय निरूपण इसका कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 6, इसके अलावा y प्लस 3z बराबर में 11, और ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस z बराबर 0। ये हमारे पास 3 चरों का रैखिक समीकरण निकाय बन गया। अब मुझे इसके हल ज्ञात करने हैं, तो इसको बेटा हम आव्यूह रूप में परिवर्तित करेंगे। ये बनेगा 1 1 1 0 1 3 1 माइनस 2 1 गुणा में x y z बराबर हो जाएगा 6 11 0। ये बेटा हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास ax बराबर b बन गया। अब सेम जैसे बेटा हमने पिछला प्रश्न हल किया था वैसे ही आपको ये वाला प्रश्न हल करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आगे मैं आप लोगों को दे रहा हूं करने के लिए, आप बेटा खुद से इस प्रश्न को करिएगा, और जो भी x y z के मान आए उन्हें आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। सारे बच्चों से कह रहा हूं मैं, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करिएगा और x y z के जो मान आए उन्हें आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा। चलिए अब आपके दीपक सर आप सबसे विदा लेते हैं। जल्दी बेटा हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।